जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज कंजक्शन पढ़ने जा रहे हैं और जो कि स्कूल और कंपटीशन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे आसान भाषा में आप लोग यहाँ पर सीखने को पाएंगे। आप लोगों ने देखा है कि अब तक हम लोगों ने जो भी ग्रामर पढ़ा है वो सभी पूरा एकदम से बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल और वो भी कम्पिटिटिव स्तर पर चल रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। बेटा, हम लोगों ने अब तक नाउन पढ़ा है और आपको पता है कि नाउन के बाद में हम लोगों ने इसमें नंबर, जेंडर, केस, ये सारी चीज़ें पढ़ी है और इसका एमसीक्यू भी किया है। इसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है। प्रोनाउन में भी हम लोगों ने इसका 2 पार्ट, उसके बाद में केस को भी पढ़ा है। प्रोनाउन के बाद में हम लोगों ने बेटा पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ साथ हम लोगों ने इसकी डिग्री भी पढ़ी है और उससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी किए हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी किए हैं। हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ा है। आर्टिकल्स भी हम लोगों ने किया कम और बेहतरीन ढंग से समझा है। इसके बाद में आर्टिकल्स के बाद हम लोगों ने बेटा इसी में वर्ब भी पढ़ा है। वर्ब के समस्त टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है, चाहे वो फाइनाइट वर्ब रहा हो या नॉन फाइनाइट वर्ब रहा हो। और उसके बाद में बेटा हम लोगों ने एडवर्ब भी पढ़ा। एडवर्ब के बाद में हम लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा और प्रीपोजिशन से संबंधित एमसीक्यू हम लोगों ने कल समाप्त किया। देखिए, डिग्री हम लोगों की 2 जगह आती है, वर्ब में भी और एडवर्ब में भी। हालांकि वर्ब में हम लोग उसके सारे रूल को पढ़ चुके थे, इसलिए एडवर्ब में बहुत ज़्यादा हमने उस पर फोकस नहीं किया है। आशा है आप लोगों को अब तक ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जा कर के देख लीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलती रहें। कक्षा 10 और 12 के लिए आप लोगों को बुक जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा और उसके साथ ही साथ आप लोगों को हिंदी का भी पढ़ाया जाएगा। 10 वालों को एसएसटी, आर्ट, ये सारी विषय भी दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें तो ज़्यादा ही आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो देखिए, ये कुछ हमारे सामने वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इन वाक्यों को जो हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है। द मैन इज़ पुअर, व्यक्ति गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। दूसरे वाक्य में अगर हम लोग देखें तो सी मस्ट वीप आर सी विल डाई, उसे अवश्य रोना चाहिए अथवा वह मर जाएगी। और तीसरा है हरी एंड राम आर ब्रदर्स, हरी और राम ब्रदर हैं, भाई हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, द मैन इज़ पुअर, व्यक्ति गरीब है, फिर है ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? तो बट जोड़ रहा है। सी मस्ट वीप आर सी विल डाई, उसे रोना चाहिए अथवा वह मर जाएगी, तो यहाँ पर और क्या कर रहा है? ये दोनों को जोड़ रहा है और यहाँ राम और श्याम को जोड़ रहा है। अब देखते हैं तो वाक्य 1 और 2 में कंजक्शन 2 वाक्यों को जोड़ता है। आप लोग भी देख रहे हैं कि 2-2 वाक्यों को जोड़ रहा है। भाई, पहले में जोड़ रहा है कि द मैन इज़ पुअर और दूसरा क्या है? ही इज़ ऑनेस्ट, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं सी मस्ट वीप, एक वाक्य है, दूसरा वाक्य आर सी विल डाई, या फिर वह मर जाएगी। जबकि तीसरे वाक्य में आप लोग देखते हैं कि केवल 2 शब्दों को जोड़ता है, हरी एंड राम। मतलब ये हरी और राम को जोड़ता है, जो कि 2 अलग अलग शब्द हैं। अब इसके बाद में चलिए कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। और क्या है? कंजक्शन की परिभाषा है, डेफिनेशन है। द कंजक्शन मतलब संयोजक या समुच्चय बोधक। कंजक्शन की हिंदी क्या होती है? इसे संयोजक भी कहा जाता है और समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कक्षा 10 के लिए हो, चाहे 12 के लिए हो, और या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए हो। इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा डेफिनेशन क्या है? एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक संयोजक वह शब्द है व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस, जो 2 शब्दों, उपवाक्यों या फिर वाक्यों को जोड़ता है। एक संयोजक वह शब्द है जो 2 शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। किसे किसे जोड़ेगा? शब्दों को जोड़ेगा, उपवाक्यों को जोड़ेगा या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए कुछ और चीज़ें हमारे इसमें हैं। कुछ और चीज़ें हम लोगों के ग्रामर में है बेटा, जो जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन से? कह रहे हैं कंजक्शन को ध्यानपूर्वक रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से अलग पहचानना चाहिए।
आपने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या कर रहा था, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा था, संयोजक का कार्य कर रहा था। और आप लोगों ने ये भी देखा था कि रिलेटिव एडवर्ब भी यही काम कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हैं वो कंजक्शन का कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ और कार्य कर रहे थे। जैसे अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले यानी अपने जो प्रीसीडेंट उसका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उससे शेष वाक्य का संबंध प्रकट करता था। रिलेटिव एडवर्ब की बात करें तो रिलेटिव एडवर्ब किसी न किसी मतलब स्थान, कारण, समय या फिर तरीका से उसका संबंध प्रकट करता था। जबकि जो कंजक्शन है बेटा आपके, कंजक्शन आपका क्या काम करता है, कंजक्शन केवल और केवल जोड़ने का कार्य करता है, ये किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं प्रकट करता है। अब जैसे आप देख लीजिए, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड यू, या वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद की। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग बेटा देखते हैं कि जो यहाँ पर हु आपका लिखा हुआ है ना, हु क्या कर रहा है, हु दोनों को जोड़ तो रहा है लेकिन हेल्प यू मदद की, इसका संबंध भी किससे प्रकट कर रहा है, तो दिस इज़ द मैन से प्रकट कर रहा है। दूसरे में देखते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड, ये वही स्थान है जहाँ पर उसकी मृत्यु की गई थी या उसे मार दिया गया था। अब इस वाक्य में अगर आप लोग देखें तो वेयर शब्द क्या है, वेयर शब्द उसके मृत्यु स्थल से संबंध प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। जब स्थान, क्योंकि स्थान से तो प्रकट कर रहा है तो स्थान है तो वहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। और अगर स्थान नहीं है तो वहाँ पर, जैसे ऊपर आपने देखा कि उस व्यक्ति से संबंध प्रकट कर रहा था तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अब इस तीसरे वाक्य में देखिए तो कम हियर आर गो देयर, यहाँ आइए अथवा वहाँ जाइए। अब यहाँ पर आर क्या कर रहा है, आर जोड़ तो रहा है, आर दोनों को जोड़ तो रहा है, लेकिन इस जोड़ने के साथ वो और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए कंजक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पर कैसे अलग करेंगे कि जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन केवल और केवल जोड़ने का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त ये कोई भी कार्य नहीं करते। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं बेटा, ये आपके जोड़ने के साथ साथ में और क्या काम करते हैं, तो जोड़ने के साथ साथ ये आप लोगों ने देखा कि संबंध भी प्रकट करने का कार्य करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आशा है आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कंजक्शन के बीच में भेद। अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कंजक्शन। अगर हम बात करें कि संयोजक कितने प्रकार का होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। संयोजक कितने प्रकार के होते हैं, केवल दो प्रकार का, केवल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब समान पदीय संयोजक। एक क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब होता है समान पदीय संयोजक। और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब आश्रित पदीय संयोजक। अब समान पदीय संयोजक क्या है और आश्रित पदीय संयोजक क्या है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं और इसके बारे में डीप जानकारी लेते हैं। ऐसी जानकारी कि चाहे कंपटीशन हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, ये गलत ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब सबसे पहले समान पदीय संयोजक है क्या, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक्स। इक्वल रैंक मतलब क्या होता है, समान पद। तो ये क्या कह रहा है कि एक समान पदीय संयोजक जो होता है ये दो समान पद वाले शब्दों, वाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है। इसका नाम ही अलग है कि समान पद। अब समान पद क्या होता है, समान पद वाले शब्द, जैसे मान लीजिए नाउन है तो दो के दोनों नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो बेटा नाउन और प्रोनाउन समान माने जाते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अगर हम लोग बात करें कि उपवाक्य की, तो जैसे मान लीजिए अगर एक प्रिंसिपल क्लास है तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास हो, समान पदीय उपवाक्य है। और बात करें वाक्य की तो दो वाक्य ऐसे हों कि जैसे मान लीजिए अगर अफर्मेटिव है या निगेटिव है यानी असर्टिव है तो दोनों असर्टिव हों, इंट्रोगेटिव है तो दोनों इंट्रोगेटिव हों, या फिर दोनों अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से पूरा करते हों, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग समान पद वाले वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया ही स्लो बट ही श्योर,
वह धीमा है लेकिन उसे विश्वास है, वह निश्चित है। ठीक है, वह निश्चिंत है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बेटा क्या देखा कि जो ये बट शब्द है ना, ये बट शब्द है, ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। दोनों अलग अलग हैं, ही स्लो वह धीमा है और ही श्योर उसे विश्वास है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस वाक्य में इस बट ने दोनों को जोड़ दिया है। फिर देखें, राम एंड श्याम वर्क हार्ड, राम और श्याम कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर आपने एंड को देखा, तो एंड क्या काम कर रहा है बाबू, एंड आपका जो है ना ये क्या काम कर रहा है, ये राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है, जिसमें राम और श्याम दोनों नाउन हैं, अर्थात दोनों समान पद वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि कंजक्शन और इसमें क्या क्या क्वालिटी है। तो जो समान पदीय संयोजक हैं यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये 4 प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए वहाँ पर केवल 2 हमने पढ़ा, लेकिन वो 2 कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। केवल 2 नहीं हैं, अगर ओवरऑल देखेंगे तो बहुत हैं, लेकिन केवल 2 जो है वो मेनली है, मुख्यतया है। तो बेटा पहला जो आपका है वो कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव मतलब होता है साधारण जोड़। कम्युलेटिव मतलब क्या होता है बाबू, तो साधारण जोड़ होता है। दूसरा है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव मतलब होता है विरोध दर्शक, अर्थात ये विरोध दिखाने का काम करेगा। और तीसरा जो आपका है वो है वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब ये विकल्प को दर्शाएगा। और चौथा आपका है इलेटिव। इलेटिव मतलब होता है परिणाम बोधक। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पर देखा कि ये जो हमारे 4 हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं समान पदीय संयोजक। अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ, और समान पदीय संयोजक में एक एक को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें, और समस्त कंप्लीट ग्रामर आपको यहाँ से दिया जाएगा। और आपको बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए भी आपको MCQ फॉर्मेट में या जिस फॉर्मेट में उस एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो समस्त चीज़ें यहाँ से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कम्युलेटिव क्या है, मतलब साधारण जोड़ वाला। यह साधारण जोड़ बताने वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा, जो साधारण जोड़ बताने वाले हैं, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेष भाव ना हो। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल्स में तो एंड है, बोथ एंड है। एंड मतलब दोनों, बोथ एंड मतलब और दोनों, नॉट ओनली बट आल्सो न केवल बल्कि भी, और एज वेल एज मतलब और साथ ही। ये आपके 4 कंजक्शन कम्युलेटिव में महत्वपूर्ण कंजक्शन हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों में इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या है बेटा, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। एंड ही बॉट ये बुक, और उसने किताब खरीदी। यहाँ देखिए एंड क्या कर रहा है, एंड दोनों को जोड़ रहा है, उसका बाजार जाना और उसका किताब खरीदना। इस दोनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल थॉट, स्पेशल भाव नहीं दिख रहा है। फिर बात करें, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है लेकिन वह, मतलब वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ पर वह गरीब है, वह ईमानदार है, इस दोनों में आपको कोई भी विशेष भाव नहीं दिख रहा है। अब हम लोग ने देखा यहाँ पर कि कम्युलेटिव क्या करता है, 2 साधारण भाव वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं कंजक्शन में अगले टॉपिक, यानी जो आपका अभी आपने पढ़ा है कि 4 प्रकार का होता है, तो उस 4 प्रकार में अब हम लोग चलते हैं एडवर्जेटिव की ओर। और एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध दर्शक। तो भैया विरोध दर्शक है तो जाहिर सी बात है विरोध दिखाएगा। और कैसा विरोध, यह 2 विरोधी भाव रखने वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा, जो 2 विरोधी भाव रखने वाले शब्द हैं या उपवाक्य हैं या वाक्य हैं, ऐसे लोगों को यह जोड़ेगा और एक साथ लेकर के आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बट है, यट है और स्टिल है। ये प्रमुख रूप से 3 शब्द हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस वाक्यों में देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया। तो आप लोगों को पता है बेटा कि कठिन परिश्रम और असफलता, कठिन परिश्रम और असफलता, ये दोनों आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि क्या हैं, विरोधी भाव वाले हैं। भैया असफल ज़्यादातर वह लोग होते हैं जो कठिन परिश्रम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या कह रहा है कि कठिन परिश्रम भी किया और फेल भी हो गया। तो ये क्या कर रहा है बेटा, विरोधी भाव दर्शा रहा है। ही कैन नॉट वर्क, वो कार्य नहीं कर सकता है, येट ही ट्राइज टू वर्क,
फिर भी वह कार्य करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर येट मतलब आपने क्या देखा, फिर भी। तो येट, बट और स्टिल, ये तीन आपके कैसे हैं बेटा, ये तीन आपके विरोधी भाव रखने वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। अब चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव मतलब होता है वैकल्पिक या दो विकल्प वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ेगा? तो दो विकल्प वाले शब्द, उपवाक्य या फिर वाक्य को जोड़ने का कार्य करेगा। अब एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे आपका है आइदर आर, आपका है नाइदर नार, आपका है और, अदरवाइज या फिर इटीसी। आइदर आर मतलब या तो या, नाइदर नार मतलब ना तो ना, आर मतलब अथवा या दोनों होता है, और अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा। इसके एग्जाम्पल को अगर हम सेंटेंस में देखें बेटा, तो कह रहा है आइदर रीड योर बुक आर कीप क्वाइट, या तो अपनी किताब पढ़ो या शांत रहो। क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए दो लोग हो आप, और दोनों लोग पढ़ रहे हो, जिसमें से एक बोलने लगा, पढ़ना बंद कर दिया, तो उसको क्या कहोगे कि भैया या तो शांत रहो या फिर अपनी किताब पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो हमने देखा कि आइदर आर जो हमारा है, ये या तो या का अर्थ दे रहा है। अब कह रहे हैं वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, ध्यानपूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। क्या कहा कि वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, मतलब ध्यानपूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। अब देखते हैं ये हम लोगों का यहाँ पर मतलब क्या कर रहा है कि हमें विकल्प दे रहा है, या तो आप ध्यानपूर्वक चलिए या फिर आप गिर जाइए। अब हम बेटा चलते हैं इसके चौथे नंबर की ओर, और इसका चौथा नंबर क्या कह रहा है? इसका चौथा नंबर आपका जो है वो है इलेटिव, मतलब परिणाम बोधक। ये क्या करेगा? यह परिणाम बताने वाले शब्दों, उपवाक्यों या फिर वाक्यों को जोड़ता है। किसे जोड़ेगा? जो परिणाम बताता है। तो परिणाम बताने वाले में कौन कौन से हैं? देयरफॉर मतलब अतः, और सो माने इसलिए। तो ये दो हमारी महत्वपूर्ण हैं इसमें। और इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों में हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज़ इल, वह बीमार है, सो ही डिड नॉट कम हियर, इसलिए वह यहाँ नहीं आया। क्या कहा कि वह बीमार है इसलिए वह यहाँ नहीं आया। तो बेटा जब वह बीमार है ना, तो वह इसीलिए तो यहाँ पर नहीं आया है। अब चलिए देखते हैं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, देयरफॉर आई विल हेल्प यू, अतः मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ देखिए, वह विद्यालय क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बीमार है। या यहाँ क्यों नहीं आया? वह बीमार है। और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेरी मित्रता होने का परिणाम है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पहले वाले में आपने देखा कि बीमारी होने का परिणाम है, वह यहाँ नहीं आया। यानी ये दोनों परिणाम बताने का कार्य कर रहे हैं। इसमें बेटा हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चारों पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ओर। दूसरा नंबर है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कह रहा है? आश्रित पदीय संयोजक एक ऐसे उपवाक्य को जोड़ता है जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। मतलब देखिए, वहाँ पर दोनों समान थे, लेकिन यहाँ पर दोनों समान नहीं हैं। यहाँ पर एक आपका फ्री है और दूसरा आपका निर्भर है, डिपेंडेंट है। इसमें क्या होगा? एक उपवाक्य ऐसा होगा जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा। और देखते हैं, तो बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग टाइम, रीज़न, पर्पज़, टाइम मतलब समय, रीज़न माने कारण, पर्पज़ मतलब उद्देश्य, रिजल्ट माने परिणाम, कंडीशन मतलब इस शर्त, कंपैरिजन माने तुलना, कंसेशन माने छूट, और मैनर आदि प्रकट करने के लिए, मैनर मतलब तरीका, यानी ये सब चीज़ें प्रकट करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक एक को हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समस्त चीज़ों को देखते हैं, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, इसको ऐसे बता के नहीं निकल लेना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बेहतरीन ढंग से सेट करना है, और ये तभी हो सकता है जब आप चाहेंगे, आप जुड़े रहेंगे अंत तक। चलिए बेटा, टाइम यानी समय वाले कंजक्शन में हम कुछ कंजक्शन पहले देख लेते हैं। जैसे हमारा बिफोर है, जैसे आफ्टर है, जैसे व्हेन है, जैसे टिल है, अनटिल है, एज लॉन्ग एज है, और व्हाइल है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर माने बाद में, व्हेन माने जब, टिल मतलब तक, अनटिल माने जब तक की ना, एज लॉन्ग एज मतलब उतना देर जितना की, और व्हाइल मतलब जैसे, जबकि। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में देखें बेटा, वाक्य में देखें, तो क्या कह रहे हैं? द ट्रेन हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड स्टेशन, उसके स्टेशन पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी।
क्या कहा गया कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी ये तो स्वतंत्र है, लेकिन उसके स्टेशन पहुंचने ये स्वतंत्र नहीं है। अपना अर्थ पूरा करने के लिए निर्भर होना पड़ेगा प्रिंसिपल के ऊपर। अब वेट हियर अनटिल आई कम, मेरे आने तक इंतज़ार करो, या जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम इंतज़ार करो। तो ये भी आपने देखा कि डिपेंडेंट क्लास है, निर्भर उपवाक्य है। तो इसमें बेटा हम लोगों ने देखा कि ये टाइम है, समय के बारे में बताता है। अब दूसरे में हम लोग दूसरे पार्ट में इसके क्या देखेंगे, तो दूसरे पार्ट में हम लोग बेटा देखेंगे रीज़न में, कारण में बिकॉज है और सिंस है और एज है। इस तीनों का अर्थ यहाँ पर क्योंकि होगा। जब इन तीनों का अर्थ क्योंकि होने लगे तो समझ जाओ कि ये आपके क्या हैं, कारण वाले हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस में बात करें तो सेंटेंस में देख लेते हैं, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सिंस यू आर हियर, क्योंकि तुम यहाँ पर हो। तो भैया जब तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद करने का कारण यही है कि तुम यहाँ पर हो। और सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई स्कूल, वह स्कूल नहीं आई बिकॉज सी वाज इल, क्योंकि वह बीमार थी। तो स्कूल ना आने का कारण क्या था, वह बीमार थी। हम लोगों ने यहाँ पर बेटा देखा इन चीज़ों को कि इसमें क्या है, कारण प्रकट हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले की ओर, और अगला क्या कह रहा है, अगला आप लोग देख लीजिए। अगला आप लोगों का है पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उद्देश्य में आ रहा है सो दैट, सो दैट मतलब होता है ताकि। लेस्ट है, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो इन चीज़ों में हम लोगों ने बेटा देखा कि ये क्या करेंगे, उद्देश्य प्रकट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स वाक्य में जब हम देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कह दिया जाए वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो भैया हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, तो हमारे खाने का उद्देश्य है जीवित रहना। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सो दैट है ना, ये क्या कर रहा है, तो ये जीवित रहने की प्रेरणा दे रहा है। हमारे खाने का कारण यही है। और वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यानपूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ध्यानपूर्वक चलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, किस उद्देश्य से कहा जा रहा है, ताकि तुम गिर ना जाओ। तो इन सब में बेटा हम लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य प्रकट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला इसमें क्या है, अगला है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम। आप लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग में देखा इलेटिव था, और इसमें क्या है, इसमें आपका सीधे रिजल्ट दे रहा है। तो रिजल्ट में बेटा जैसे आप सो दैट, ध्यान देखिए सो दैट अभी आपका पर्पस में भी था, लेकिन उसमें सो और दैट के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आता है, जबकि यहाँ पर सो और दैट के बीच में आपका दूसरा शब्द आएगा, और आपका है सच एज, मतलब ऐसा जो। देखते हैं एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों में हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज सो फैट, वह इतना अधिक मोटा है, दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, कि वह उचित रूप से बैठ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर सो और दैट जो आपका है, इसके बीच में आपका फैट शब्द आ रहा है, और कह क्या रहा है, वह इतना मोटा है कि वह उचित रूप से बैठ नहीं सकता। तो आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान देते हैं ना, तो क्या पाते हैं, ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि उसके मोटे होने का परिणाम ये है कि वह बैठ नहीं सकता। फिर कह रहे हैं एवॉइड सच बॉयज़ एज वेस्ट देयर टाइम। तो यहाँ पर बेटा सच जो है और एज है, मतलब ऐसे लड़कों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लड़कों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि मतलब दूर रहने का परिणाम, मतलब समय बर्बाद करने वाले लड़कों से दूर रहो, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। अब इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगला आप लोग देखिए कंडीशन है, यानी शर्त है। और शर्त में आ रहा है इफ़ मतलब होता है यदि, अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, और इन केस ऑफ मतलब भी होता है यदि। तो देखिए इन एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, मतलब ये क्या कर रहे हैं, शर्त होगा ना, तो शर्त वाले में यदि आपके मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं तो इफ़ यू गो टू स्कूल, यदि तुम स्कूल जाओगे, टीचर विल टीच यू, तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे। आपको मतलब शर्त क्या है कि अगर आप स्कूल जाएंगे तो अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इफ़ क्या कर रहा है बेटा, इफ़ जोड़ रहा है। किसे जोड़ रहा है, आपके वाक्य को शर्त दिखाते हुए। दूसरा है अनलेस ही वेंट टू मार्केट, यदि वह मार्केट नहीं जाए, या यदि वह मार्केट नहीं जाता है, बाज़ार नहीं जाता है, ही वुड नॉट बॉट बुक, तो वह किताब नहीं खरीदेगा। बेटा यहाँ पर बॉट नहीं होगा, यहाँ पर ये गलती हुआ है, यहाँ पर होगा बाई। यानी यदि वह बाज़ार नहीं जाता है
तो वह किताब नहीं खरीदेगा। इसमें भी आप लोगों ने देखा कि यदि नहीं अर्थात नकारात्मक भाव में शर्त को प्रकट किया जा रहा है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले की ओर, और अगला आप लोगों का क्या है बेटा, तो अगला आप लोगों का है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना। अब तुलना में आप लोगों ने पहला वाला तुलना पढ़ा होगा, आपने डिग्री पढ़ा होगा, तो डिग्री में देखा होगा पॉजिटिव डिग्री में सो एज डॉट डॉट एज होता है, मतलब ऐसा क्या कहते हैं, उतना जितना की। और दैन होता है, दैन मतलब ये आपने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा था। तो यहीं पर वही चीज़ देख लीजिए, डिग्री मतलब तुलना ही तो है। तो एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस में देख लीजिए, राहुल इज सो वाइज एज सुनीता। अब राहुल कितना बुद्धिमान है भैया, तो राहुल उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सुनीता। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, राहुल और सुनीता के बीच में बुद्धिमत्ता की तुलना को प्रकट कर रहा है। फिर कह रहे हैं यू आर स्ट्रांगर देन आई, तुम मुझसे अधिक मजबूत हो, शक्तिशाली हो। तो देन क्या कर रहा है, तुम्हारे और मेरे बीच में मतलब बल को, शक्ति को प्रकट कर रहा है। इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं कंसेशन। कंसेशन क्या है, तो कंसेशन मतलब है छूट या विरोध वाले, छूट या विरोध वाले यहाँ पर भी होते हैं। जैसे क्या है, दो है मतलब यद्यपि, आल्दो और यट है यानी यद्यपि और फिर भी। तो इसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, आल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह असफल हो गया। और यहाँ यानी विरोध है, यहाँ पर विरोध के भाव हैं। और दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, खुशहाल है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुशहाल है। तो इसमें बेटा इस वाक्य में भी आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक जगह आपने ये ध्यान दिया है कि एक जगह तो इसमें आप लोगों को यट मिल रहा है। जैसे आपने पहले वाक्य में देखा आल्दो यट, और दूसरे में दो है तो यहाँ पर कामा है। तो ये बेटा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यट के स्थान पर आप केवल कामा से काम चला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसमें देखें तो जो आपका रेगुलर इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं बेटा मैनर में। मैनर में क्या है, मैनर मतलब कार्य का तरीका या ढंग। तो इसमें केवल एक आता है एज, ईटीसी इसलिए लगा है कि हो सकता है कोई और आता हो। तो चलिए देख लेते हैं वाक्य में एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, वाक्य में उदाहरण को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, ही मे डू, वह कर सकता है, एज ही लाइक, जैसा वह चाहे, मतलब वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। तो एज क्या कर रहा है, उसके कार्य करने के तरीके को बता रहा है। और कह रहा है ही डिड एज ही वाज आस्क्ड, उसने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि इन दोनों वाक्यों में आप लोगों ने देखा कि एज जो है वो कार्य करने के तरीके को, कार्य करने के ढंग को प्रकट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने आज की महत्वपूर्ण सीरीज़ को देखा, और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बेटा जैसे देखते हैं फेविकोल होता है, फेविस्टिक होता है, फेविक्विक होता है, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। उसी प्रकार से ये भी जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन भी। बस बात ये है कि ये संयोजक को जोड़ता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समस्त ग्रामर का टॉपिक वाइज आप लोगों को मिलता रहे। आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में हम लोग इसी के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।